वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एम शिक्षा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का यह मेरा पहला वीडियो है। इसे हम कह सकते हैं कि YouTube पे आज मैं एक महासंखनाद कर रहा हूं। और यह सबसे पहला वीडियो मैं ज्योग्राफी के ऊपर, भूगोल के ऊपर लेके आ रहा हूं, जो कि जीके से रिलेटेड है। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है भारत का नदी तंत्र। भारत का नदी तंत्र मतलब भारत में कितनी नदियां हैं, उनका बहाव किधर से किधर है और उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ क्या प्रभाव उस पर डालते हैं। तो सबसे पहले हम नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। और नदी तंत्र में जानते हैं कि भारत में जो कुल नदियों की संख्या है वह 113 है। भारत में कुल नदियों की संख्या कितनी है? 113 है, जिसमें दो प्रकार के जल आते हैं नदियों में। एक तो आता है जो ग्लेशियर से आता है नदियों में जल, और एक आता है वर्षा से जल। जब वर्षा होती है तो वर्षा से जो जल आता है, तो वर्षा का जो जल होता है नदियों में वह 45.3% आता है। कितना आता है? 45.3% जल, वर्षा का जल नदियों में आता है। भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, यह हम पूरा आपको मैप के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए चलते हैं। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली नदी हिमालय नदियाँ होती हैं, और दूसरा भाग जो होता है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं? हिमालयी नदियाँ मतलब, जब हम भारत का लोकेशन देखते हैं तो हिमालयी नदियाँ मतलब जम्मू और कश्मीर। ये देखिए, ये हमेशा इसकी जो दिशा होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो कहने का मतलब जो होता है, भारत के नक्शे में अगर देखते हैं तो सबसे उत्तरी सिरे पे हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वह नदियां तीन भागों में बांटी गई हैं। यह ध्यान दीजिएगा, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो हिमालयी नदियां हैं ना, हिमालयी नदियों को हम हमेशा क्या कहते हैं, इनका जो स्रोत है वह ग्लेशियर से हुआ है। इनका जो स्रोत हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ग्लेशियर से हुआ है। इसलिए ऐसे नदियों को, मतलब हिमालयी नदियों को हमेशा हम कहते हैं क्या कि सदानीर या बारहमासी नदियाँ। हम क्या कहेंगे? सदानीर या बारहमासी नदियाँ। और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो पूरे मध्य भारत से लेकर पूरे दक्षिण भारत तक फैली हुई हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ में क्या होता है, सागर जो जल होता है वह वर्षा का जल आता है। जो प्रायद्वीपीय नदियों में जल आता है वो कहाँ से आता है? वर्षा का जल आता है। तो हिमालयी नदियों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका? तो ध्यान दीजिएगा, जो हिमालयी नदियां हैं उनका जो विस्तार है वह पूर्वोत्तर भारत, उत्तर और पूरा पूर्वोत्तर भारत को लेकर के है। इसका मतलब जो सिंधु नदी का विस्तार है वह पूरा ऐसे है। सिंधु नदी का विस्तार, सिंधु नदी का विस्तार कैसे है? ऐसे है सिंधु नदी का विस्तार। और जो गंगा नदी का विस्तार है, गंगा नदी का विस्तार ऐसे है पूरा। तो इनका क्या है, आप देख सकते हैं गंगा नदी का विस्तार इस तरह से है। और जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विस्तार है, वह ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार कैसे है? ऐसे है ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार। ठीक है। तो ये जो हम मैप पे आपको दिखा रहे हैं कि आपके उत्तर भाग में जो है, और उत्तर भाग में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर से लेते हुए, चूंकि इसके पहले क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ क्या है आपका पूरा चाइना है, चीन है। तो जो आपका हिमालयी नदियां हैं ग्लेशियर से निकलती हैं, सदानीर, इनको सदानीर नदियां कहते हैं, बारहमासी नदियां कहते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र का जो भाग है इधर है, और गंगा नदी तंत्र का जो विस्तार है यहाँ है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार है वह किधर है? इधर है। मतलब अरुणाचल प्रदेश, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश और असम से लेकर फिर ये आपका आता है बांग्लादेश। ये क्या आता है आपका? बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश से होते हुए यहाँ जो आपका है अरब सागर है, अरबियन सी है, और आपका पूर्व की तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसका जो कहते हैं कि मुहावना जो होता है, मतलब जहां वो आते हैं, गिरती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में उनके जल गिरते हैं, नदियां गिरती हैं। और जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इनका जो है सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र का कहाँ जल गिरता है? अरब सागर में गिरती हैं। और उसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ में जो नदियों का विस्तार है वह मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ मतलब यहाँ पे ये आपका जो विस्तार है, यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि यहाँ नदियों का जो विस्तार है
वो नदियों का विस्तार कौन सा विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। यहाँ पे आपका जो नदियां आएंगी वो आएंगी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा इत्यादि आदि नदियां जो आएंगी वह मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाएंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला हिमालयी नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। जो हिमालयी नदियां हैं वो तीन भागों में बांटी गई हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके बाद गंगा नदी तंत्र। दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों में आपका मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां कही जाती हैं, जो आपका क्या है? नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए ताकि आगे आपको बताने में और आसानी हो। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। सबसे पहला है आपका सिंधु नदी तंत्र जो इसकी लंबाई जो है कितनी है? वह टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी तंत्र की टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई कितना है? 1114 किलोमीटर। भारत में इसकी कितनी लंबाई है? 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी तंत्र अगर हम देखते हैं तो यह कभी कभी सवाल पूछता है और एग्जाम में आते हैं कि सिंधु नदी तंत्र कितने देशों से होकर गुजरता है? तो सिंधु नदी तंत्र 3 देशों से होकर गुजरता है, पहला चीन, भारत और पाकिस्तान। अब हम ये देखते हैं कि जो सिंधु नदी तंत्र है वह कहाँ से निकलती है और कहाँ से होकर मतलब कि जाती है और फिर कहाँ गिरती है। तो देखिए, जो सिंधु नदी है यह तिब्बत स्थान है, चीन में एक तिब्बत स्थान है जहाँ पे बोखरचू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? बोखरचू ग्लेशियर, या जिसको कहते हैं हिमनद। बोखरचू हिमनद है। यहाँ के मानसरोवर झील से क्या करता है? सिंधु नदी तंत्र निकलता है, जो भारत में प्रवेश करने से पहले, मतलब भारत से कहाँ से होकर प्रवेश करता है? तो भारत से लद्दाख में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करता है। लद्दाख में दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करता है और उसके बाद यह श्रीनगर, कश्मीर होते हुए हिमाचल प्रदेश से आपका पंजाब से होते हुए यह क्या करता है? पाकिस्तान में एंट्री करता है। और पाकिस्तान में कहाँ से एंट्री करता है? तो पाकिस्तान में एक चिल्लास नामक स्थान है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक चिल्लास नामक स्थान है जहाँ से यह पाकिस्तान में एंट्री करता है। और पाकिस्तान में एंट्री करने के बाद यह यहाँ से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद यह सीधा अरब सागर में गिरती है। और पूछता है अरब सागर में कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में कहाँ गिरती है? मकराना नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे? मकराना नामक स्थान से यह अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह पूछता है कि भारत के किन राज्यों में सिंधु नदी तंत्र होकर बहती है, किन राज्यों से होकर बहती है? तो भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका है लद्दाख, दूसरा आपका है हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका है पंजाब। लद्दाख मतलब जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, यह 3 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देख लेते हैं इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, फिर बात करते हैं जो चिनाब नदी है वह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो सिंधु नदी है तो सिंधु नदी का जो चिनाब नदी है, जो इसकी सहायक नदी चिनाब नदी है, वह सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली बात, सिंधु नदी तंत्र लद्दाख और जास्कर की पहाड़ी के बीच से होकर बहती है। देखिए यहाँ पे जो है ये है आपका लद्दाख, यहाँ पे क्या है आपका? लद्दाख पहाड़ी, और यहाँ पे आपका है जास्कर पहाड़ी। तो जास्कर पहाड़ी और लद्दाख पहाड़ी के बीच से होकर सिंधु नदी बहती है और फिर कहाँ आके गिरती है? मकराना नामक स्थान में गिरती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के बारे में। फिर आपको हम मैप के अनुसार बता देंगे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज कहाँ से निकलती हैं और कहाँ मिलती हैं और कौन कौन से बांध उस नदी पर अवस्थित हैं। ठीक है, और कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे। फिर इसको मैप के अनुसार हम आप सभी को बता देंगे। आप पूरा इसको लिख लीजिए। दोस्तों, अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियों में सबसे पहले हम आते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी जो क्या है? झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। इसे हम बितस्ता नदी के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन समय में झेलम नदी को बितस्ता के नाम से जाना जाता था। जो झेलम नदी है इनका उद्गम स्थान है कश्मीर के वेरीनाग झील से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कश्मीर के वेरीनाग से। अब अभी मैंने बताया कि आपका जो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से जैसे ही सिंधु नदी निकलती है तो ये लद्दाख से प्रवेश करती है। लद्दाख से प्रवेश करने के बाद ये श्रीनगर से अब पंजाब से होते हुए ऐसे आती है, अरब सागर में गिर जाती है।
ठीक है। तो श्रीनगर के हम देखते हैं क्या कि श्रीनगर के बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। तो श्रीनगर आपका यहाँ बेरीनाग है, बेरीनाग झील है, तो यहाँ से झेलम नदी निकलती है। यहाँ से क्या निकलती है? झेलम नदी निकलती है। ठीक है, झेलम नदी निकलती है और उसके बाद झेलम नदी निकलती है बेरीनाग झील से। यहाँ क्या आपका बेरीनाग झील, बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है और मिलती कहाँ है? त्रिमू के निकट चेनाब नदी। अभी यहाँ से चेनाब नदी आएगी तो यहाँ पे संगम होगा किसका? झेलम नदी और चेनाब नदी का। तो ये हो गया आपका झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलता है? बेरीनाग झील से। फिर उसके बाद बसा नगर कौन सा है? तो झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो श्रीनगर बसा है। क्या बसा है? श्रीनगर राज्य बसा है। तो झेलम झेलम किनारे कौन बसा है? श्रीनगर। फिर अब देखिए इसी पे झेलम नदी पर ही दो परियोजनाएं लागू की गई हैं, चल रही हैं, दो परियोजनाएं चल रही हैं। एक किशनगंगा परियोजना है, एक तुलबुल परियोजना है, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। अब देखते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी को प्राचीन समय में या हम कह सकते हैं कि चिनाब नदी को आस्किनी के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ से निकलता है? तो इसका उद्गम स्थान है बारालाचा दर्रा के विपरीत दिशा हिमाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में दो नदियाँ पहले आती हैं, एक चंद्रा नदी आती है, एक भागा नदी आती है। चंद्रा नदी और भागा नदी का संगम स्थान जो होता है वो है आपका बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा से ही चिनाब नदी का उद्गम हुआ है और यह चिनाब नदी कहाँ आती है? त्रिमू के पास, और त्रिमू के निकट किससे मिलती है? झेलम नदी से। तो निकलती, इसका उद्गम स्थान कहाँ हो गया? बारालाचा दर्रा। कहाँ हो गया? बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा से पहले चंद्रा और भागा दो नदियाँ थी, दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, संगम जहाँ होता है वह होता है बारालाचा दर्रे में, और उसके बारालाचा दर्रे से उद्गम हुआ है किसका? तो उद्गम हुआ है आपका चिनाब नदी का। किसका हुआ है? चिनाब नदी का। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलता है? बारालाचा दर्रा से निकलता है और संगम इनका कहाँ है? झेलम नदी के, मतलब त्रिमू के निकट झेलम नदी के नदी में इनका क्या है? संगम है। फिर इस पे क्या है कि बांध बनाए गए हैं चिनाब नदी पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट बांध है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक है बगलिहार बांध, सलाल बांध और दुलहस्ती बांध। तीन बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बगलिहार बांध, सलाल बांध और दुलहस्ती बांध। तीन बांध अगर कभी पूछता है कि चिनाब नदी पे, या पूछ लेता है कि दुलहस्ती बांध किस नदी पर बना है, तो चिनाब नदी पे पूछ लेगा। सलाल बांध किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे। बगलिहार बांध किस पर है? तो चिनाब नदी पे है। ठीक है। फिर अब अगली बात आते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी को हम क्या कह सकते हैं? पुरुषड़ी नदी या इरावती नदी। प्राचीन समय में रावी नदी को पुरुषड़ी नदी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता था। इनका उद्गम स्थान कहाँ है? हिमाचल के रोहतांग दर्रा से है। यहाँ देखिए दर्रा है, हिमाचल रोहतांग दर्रा है। तो यहाँ आपका रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है और रावी नदी जैसे निकलती है उसके बाद आती है यह चिनाब नदी में मिल जाती है। इनका संगम कहाँ होता है? चिनाब नदी। यहाँ एक झांग जिला है, जो झांग जिला है, झांग जिला के पास में चिनाब नदी में इसका संगम हो जाता है। मतलब ये संगम मतलब होता है मिलान। तो चिनाब जो है चिनाब नदी में कौन मिल जाता है? तो रावी नदी। रावी नदी चिनाब नदी में मिल जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि लाहौर और चंबा जो है वह इनके किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे कौन बसा है? लाहौर और चंबा। लाहौर और चंबा किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका देखिए इस पे परियोजनाएं चलती हैं। वो परियोजना का नाम देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीन बांध परियोजना जो पंजाब में चल रही है। यह थीन बांध परियोजना को हम रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। तो थीन बांध परियोजना कहाँ चल रही है? पंजाब में। और यह किस नदी पर है? तो यह रावी नदी पे है। यह किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है। किस नदी पे है? रावी नदी पे है। और रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। जिसका नाम है क्या? ब्यास नदी। इसका नाम है ब्यास नदी। यह भी रोहतांग दर्रा से निकलता है। कहाँ से निकलता है? रोहतांग दर्रा से। तो रोहतांग दर्रा से निकलता है। तो रोहतांग दर्रा से जैसे ही निकलेगा, कौन निकलेगा? तो रोहतांग दर्रा से दो चीज़ें निकलती हैं, एक रावी नदी निकलती है, एक ब्यास नदी निकलती है। जो रावी नदी है वह चेनाब नदी में मिलती है। और कहाँ मिलती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि चेनाब नदी झांग जिले जो है, झांग जिले में चिनाब और रावी नदी का क्या होता है? संगम होता है। फिर हम बात करते हैं सतलज नदी। जो सतलज नदी है
हाँ, ब्यास नदी हो गया। तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलता है और यह पंजाब के अमृतसर के दक्षिण में हरताल पंटाल में सतलज नदी के साथ मिलता है। अभी हम बात करेंगे सतलज नदी की, तो वहीं बताएंगे, ठीक है। इस पे 2 बांध बनाए गए हैं, एक पोंग एक हरिकेन। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा नदी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा नदी। अब देखिए, फिर हम बात करते हैं, अब देखिए बात करते हैं आपका सतलज नदी के बारे में। ध्यान से देखिए सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का अन्य नाम क्या है? सतुद्री नदी। क्या नाम है? सतुद्री नदी। इसे सतुद्री नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या जानते हैं? सतुद्री नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? अगर हम बात करते हैं उद्गम की सतलज नदी की, तो इसका उद्गम, ध्यान से देखिए, जो हम अभी अभी बताए हैं कि मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। तो यहाँ पे राकसताल, मानसरोवर का एक राकसताल स्थान है, तो राकसताल स्थान से सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। और सतलज नदी जैसे ही निकलती है और यह फिर मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो निकलती कहाँ से? राकसताल। कहाँ से? राकसताल। राकसताल झील से निकलती है, मानसरोवर के राकसताल से झील से निकलती है। और ब्यास नदी जो है इसी सतलज नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? सतलज नदी में मिलती है। ब्यास नदी कहाँ मिलती है? सतलज नदी में। तो अब हम उद्गम स्थान देख लेंगे, तो मानसरोवर के राकसताल, मानसरोवर के राकसताल झील से, राकसताल झील से, ठीक है। संगम देख लेंगे, इनका संगम कहाँ का है? तो ध्यान से देखिएगा, जो इनका संगम है वह पहले तो ब्यास नदी में मिलती है, ब्यास नदी में, फिर कहाँ मिलती है? मिठानकोट में मिलती है। फिर कहाँ मिलती है? मिठानकोट में मिलती है, ठीक है। फिर कहाँ मिलती है? मिठानकोट में। फिर मिठानकोट में सिंधु नदी से मिलती है, सिंधु नदी से मिलती है। मिठानकोट में कहाँ से मिलती है? तो सिंधु नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? सिंधु नदी से। देखिए, अगर हम ये कहेंगे तो यहाँ पे है कपूरथला, यहाँ क्या है? कपूरथला। तो इसका मतलब कपूरथला में ये ब्यास नदी से मिलेगा। कपूरथला में कहाँ मिलेगा? हम यहाँ लिख सकते हैं कपूरथला में। कपूरथला में कहाँ मिलेगा? ब्यास नदी से। कपूरथला में कहाँ मिलेगा? ये ब्यास नदी में मिलेगा। अगर इसके हम बात करेंगे कि जो सतलज नदी है इस पे कौन कौन सा नगर बसा है, तो 2 नगर बसा है आपका। एक कौन सा? लुधियाना और फिरोजपुर। लुधियाना और फिरोजपुर बसा नगर की बात करेंगे तो कौन कौन सा है? लुधियाना और फिरोजपुर। पंजाब का लुधियाना और फिरोजपुर। तो फिरोजपुर और लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? तो वो होगा सतलज नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? तो वो होगा सतलज नदी के किनारे बसा है। अब इस पे 2 बांधें बनाई गई हैं। एक है आपका भाखड़ा नागल बांध और नाथपा झाकरी बांध। इस पे 2 बांध बनाई गई हैं। एक है आपका भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, और क्या है? नाथपा झाकरी बांध। क्या है? नाथपा झाकरी बांध। 2 बांध बनाए गए हैं सतलज नदी पे। एक है आपका भाखड़ा नागल बांध, एक है आपका नाथपा झाकरी बांध बनाया गया है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात, जो आपका सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र में आपकी 2 चीज़ें आती हैं। एक तो क्या हुआ कि जब सिंधु नदी तंत्र भारत से, चीन से निकला, भारत से आया, तो पाकिस्तान को ये लगा कि जो सिंधु नदी तंत्र आ रही है कहीं ये भारत इसको रोक ना ले, और इस डर की वजह से
उसमें 1960 ईस्वी में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो 1960 ईस्वी में एक संधि हुआ जिसको सिंधु जल समझौता कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता। क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस समय प्रेसिडेंट जो थे, राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे भाई? तो उसमें प्रेसिडेंट थे कौन? ध्यान से देखिए, अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। तो सिंधु जल समझौता पे दो लोगों ने अपना हस्ताक्षर किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने उस पर साइन किया, हस्ताक्षर किया। और यह समझौता हुआ कि 3 नदियां, कौन कौन सी नदियां? तो सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। इस पे क्या करेगा? 80% जल का जो अधिकार रहेगा वो पाकिस्तान का रहेगा और 20% जल अधिकार रहेगा इंडिया का। ठीक है। उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज आता है। रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, सतलज में 80% भाग जल पे अधिकार रहेगा भारत पर और 20% जल अधिकार रहेगा किस पे? पाकिस्तान पर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए।